तो चलिए हम फिर शुरू करते हैं कि एक मिनट। ये इस सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम सीरीज़ शुरू किए हैं। हम बात कर रहे हैं TRE 2 में जो GS सेक्शन में जो 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस GS सेक्शन में सभी क्वेश्चंस का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। और इससे पहले हम लोग एक 1 से 16 क्वेश्चन पर बात कर चुके जो मैथ के क्वेश्चन थे। प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपको वो प्ले लिस्ट का वो वीडियो मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे 47 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है ना। 47 नंबर क्वेश्चन है कि धातु निष्कर्षण यानी कि धातु मेटल को निकालने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में, धातु निष्कर्षण मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में, निकालने में किसका उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा कोक। कोक का इस्तेमाल करते हैं धातु को निष्कर्षण में। क्यों? क्योंकि आप ये बात याद रखिए कि कोक जो है वो प्योर फॉर्म है। प्योर फॉर्म है किस चीज का? कार्बन का। कार्बन का ये प्योर फॉर्म है कोक। और कोक जो है उसका इस्तेमाल स्टील को मैन्युफैक्चर करने में किया जाता है। स्टील को मैन्युफैक्चर करने में यानी कि स्टील को तैयार करने में किया जाता है। और बहुत सारे मेटल्स को, बहुत सारे वेरियस मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में, निकालने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? उसकी एक वजह यह है कि ये प्योर फॉर्म है कार्बन का। दूसरी वजह यह है कि ये बहुत चीप होता है, सस्ता होता है और रेडली अवेलेबल है। हर जगह ये अवेलेबल होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं कोक का। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 48 नंबर क्वेश्चन कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन है। अपवर्तित यानी कि अपवर्तित मतलब रिफ्लेक्टेड। सॉरी, रिफ्लेक्टेड कहते हैं परावर्तित किरण को। परावर्तित किरण को कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट और अपवर्तित किरण को कहते हैं रिफ्रैक्टेड। तो इसमें से प्रिज्म मतलब कोई ग्लास, कोई शीशा, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित यानी कि रिफ्रैक्टेड कौन सा लाइट होगा। तो सबसे अधिक रिफ्रैक्टेड लाइट होगा बैगनी। क्यों? क्योंकि जब ये बैगनी कलर किसी प्रिज्म से गुजरता है, जब बैगनी कलर किसी प्रिज्म से गुजरता है तो इसकी स्पीड जो है, स्पीड वो बहुत कम होती है, मिनिमम स्पीड होती है, मिनिमम। इसीलिए बहुत सारे लाइट को, रोशनी को ये वापस कर देता है, रिटर्न कर देता है, रिफ्रैक्ट कर देता है, अपवर्तित कर देता है। इसीलिए बैगनी है। और सबसे ज्यादा अपवर्तित किरण कौन होगा? जब प्रिज्म से कोई किरण गुजरेगा तो सबसे अधिक तो अपवर्तित होगा बैगनी। और सबसे कम कौन होगा? सबसे कम होगा आपका रेड सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि रेड जो है जब कोई प्रिज्म से गुजरता है तो उसकी स्पीड जो है वो सबसे हाई होती है, हाई स्पीड होती है। इसीलिए रेड जो है वो बहुत कम अपवर्तित होगा, बहुत कम रिफ्रैक्टेड होगा। और सबसे अधिक होगा बैगनी, यानी कि सबसे अधिक अपवर्तित किरण बैगनी और सबसे कम अपवर्तित किरण रेड। ठीक है, आप नोट कर लेंगे। यहाँ एक और मतलब सबसे अधिक अपवर्तित किरण बैगनी और सबसे कम रेड। अब सबसे कम अपवर्तित किरण बैगनी क्यों? क्योंकि इसकी रफ्तार प्रिज्म में बहुत कम होती है, इसलिए वो अपवर्तित हो जाती है। और रेड की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो अपवर्तित बहुत कम होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट 49, चूंकि एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। कोई चालक है, किसी चालक का प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंस समानुपाती होता है किसके? उसकी लंबाई के। किसी चालक का प्रतिरोध जो है, कोई चालक है, मान ली कोई वायर है, कोई तार है, इसे प्रतिरोध कहते हैं। ये प्रतिरोध हो गया आर। ये समानुपाती होता है तार के लंबाई के, यानी कि आर जो है वो समानुपाती होगा एल के। और
वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती, ये आप नोट समझेंगे। आप ये समझना है कि कोई चालक है, कोई वायर है, वायर का जो प्रतिरोध है आर, वो समानुपाती होगा एल के, एल के वो समानुपाती होगा। लेकिन वो जो है, वो जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब समझ रहे हैं कि ये तार की जो कितनी ये है, ये एरिया, ये कोई तार होता है, उसका ये जो ये होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी आर जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का। आप लिखेंगे कि वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी कि कोई चालक का प्रतिरोध आर जो है वो समानुपाती होता है एल के, लंबाई के, लेकिन आर जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का। याद रखिएगा, दो बातें आपको समझ में आया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह जो होती है, जो स्ट्रिप होता है, स्ट्रिप, उस पर मुख्यतः कौन सा रसायन होता है, कौन सा घटक होता है? तो याद रखेंगे कि माचिस की तीली जो होता है उस पर फॉस्फेट होता है, फॉस्फोरस, और उस पर वाइट फॉस्फोरस होता है, वाइट फॉस्फोरस। माचिस के जो स्ट्रिप होता है, स्ट्रिप, ये स्ट्रिप जो होता है माचिस के ऊपर, स्ट्रिप जो होता है, सतह जो होता है, सतह, उस पर वाइट फॉस्फोरस होता है। और माचिस की जो तीली होती है, तीली के ऊपर जो ये होता है बल्ब लगा हुआ, बल्ब, उससे वो होता है रेड फॉस्फोरस। याद रखिएगा, रेड फॉस्फोरस होता है, रेड फॉस्फोरस होता है, ठीक है ना। जो माचिस की स्ट्रिप है उस पर होता है वाइट फॉस्फोरस, और माचिस के जो ये होता है स्ट्रिप, जो मतलब ये तीली जो होता है, तीली के ऊपर जो बल्ब होता है वो होता है आपको रेड फॉस्फोरस, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? पेय के लिए कौन से अल्कोहल को पेय में, पीने में इस्तेमाल करते हैं? तो ये एथेनॉल है। एथेनॉल अल्कोहल जो है उसको पेय के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्यों, समझते हैं। एथेनॉल अल्कोहल को कॉमनली इथाइल अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इथाइल अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो C2H5OH होता है। एथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है, ठीक है ना। इथाइल अल्कोहल जो है वो बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, मतलब बहुत अच्छा घुलनशील पदार्थ है, घुल जाता है किसी चीज में। और इसका इस्तेमाल मेडिसिन में भी करते हैं अच्छे से, मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल अच्छे से किया जाता है। जैसे कि आप कफ सिरप में इसका इस्तेमाल अच्छे से किया जाता है, कफ सिरप में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसको, एथेनॉल को। और ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, बहुत अच्छा घुलनशील पदार्थ है, घुल जाता है। एथेनॉल का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि जब वो बर्फ बनेगा, वो बर्फ बनता है -114 डिग्री सेल्सियस पर। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट वो है 78.37 डिग्री सेल्सियस पर। चूंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, यानी कि -114 डिग्री सेल्सियस इसको करेंगे तब ये जमेगा, तो बहुत तापमान कम होने पर जमता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। बहुत सारे जो आप ड्रिंकिंग पीते हैं जो उसमें एथेनॉल का इस्तेमाल होता है। क्यों, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट, बर्फ बनने का जो होता है पावर, टेम्परेचर, वो बहुत कम है, -114 डिग्री सेल्सियस होता है। और बॉइलिंग 78 डिग्री सेल्सियस। नीचे आगे चलिए, आगे बात कर लेते हैं। किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। किसी ईंधन, कोई फ्यूल है, कोई फ्यूल है, उसकी दक्षता, दक्षता कहते हैं इफिशियंसी, ठीक है ना, इफिशियंसी। तो कोई फ्यूल है वो कितना इफिशियंट है, ये किस बात पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा उसके कैलोरी मान पर। कोई फ्यूल है वो, उसकी इफिशियंसी, कितना बेहतरीन फ्यूल है, वो डिपेंड करेगा उसके कैलोरी के मान पर। उसके कैलोरी मान मापेंगे और उससे डिपेंड समझ में आ जाएगा कि वो फ्यूल कितना इफिशियंट है, कितना दक्ष है, कितना बेहतर है। आइए बात करते हैं आगे।
53 क्वेश्चन नंबर, खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्यों? क्योंकि जस्ता के बजाय हम टीन की परत चढ़ाते हैं खाने के डब्बे पर। जस्ता नहीं चढ़ाते हैं बल्कि टीन चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि टीन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ही रिएक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करता है। और आपका जस्ता जो है, जिंक जिसे कहते हैं जिंक, वो वीक, बहुत ही कमजोर एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। तो इसीलिए टीन जो है वो टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है। क्यों? क्योंकि मतलब टीन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करता है और जिंक जो है वो कमजोर एसिड के साथ भी रिएक्ट कर देता है। खाना में स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, कमजोर छोटा मतलब बहुत कम पावरफुल एसिड होता है। तो अगर जिंक को चढ़ाएंगे तो वो खाने में भोजन जो है उससे रिएक्ट कर जाएगा और खाने को पॉइजन बना देगा। ठीक है ना? इसीलिए जिंक जो है वो अधिक प्रतिक्रियाशील है। क्यों? क्योंकि हल्के फल्के एसिड के साथ वो रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन टीन जो है उसके लिए स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए तब वो रिएक्ट करेगा। तो इसीलिए टीन की परत चढ़ाते हैं, जस्ते की परत नहीं चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि टीन की तुलना में जस्ता जो है अधिक प्रतिक्रियाशील है। टीन अगर बहुत बेहतरीन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा भोजन में बहुत, तभी वो टीन रिएक्ट करेगा, जो कि होता नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। आइए 54 को देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परंपरा सिंचाई पद्धति नहीं है? पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? अच्छा, आइए कुछ ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड की बात कर लेते हैं। ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड यानी कि सिंचाई पद्धति। ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, बहुत पुराना जमाना का। कुछ ट्रेडिशनल इरिगेशनल मेथड्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक है ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड की बात करेंगे तो एक आपको आता है, उसे कहते हैं मोट, MOAT, मोट इरिगेशन मेथड। उसके बाद आता है चैन पंप, याद रखेंगे, नोट करेंगे, चैन पंप, ये ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड है। उसके बाद आता है ढोकली, अब जो किसानी होंगे, जो किसान को समझ करते हैं वो ढोकली। उसके बाद है रहट। ये सब जो है वो ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड है। अब पारंपरिक मतलब जो ट्रेडिशनल पुराना है, और जो न्यू कुछ ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल किया गया है, उसमें एक आता है स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर्स है। ठीक है ना? या इसको स्प्रे मेथड भी कहते हैं, स्प्रे मेथड भी कहते हैं। और दूसरा है ड्रिप सिस्टम। आप नोट करेंगे कॉपी में। ये दोनों जो है वो आधुनिक मेथड है, आज के डेट में इस्तेमाल होता है। और ये सब जो है वो ट्रेडिशनल है। मोट मेथड, चैन पंप मेथड, ढोकली मेथड, रहत मेथड, स्प्रिंकलर और ड्रिप मेथड जो है वो न्यू मेथड है। ठीक है ना? अच्छा, मोट मेथड के बारे में आप जानते होंगे, ये मोट मेथड को पुली सिस्टम भी कहते हैं। पुली सिस्टम है ना, पुली सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें बाल्टी के बकेट के सहायता से हम कुएं से पानी निकाल करके खेतों में देते हैं। इसे मोट सिस्टम कहते हैं। बाल्टी से कुएं से पानी निकाले या कोई झील हो उससे पानी निकाल करके खेतों में देते हैं, उसे कहते हैं मोट सिस्टम। चैन पद्धति सिस्टम आप जानते हैं कि कोई एक इंजन लगा होता है और मिट्टी का नाला बना होता है बहुत दूर तक, और उसी नाले से काट के और खेतों में वो नाला अटैच होता है, उसे कहते हैं चैन पंप सिस्टम। आप अगर होंगे तो आप देखे होंगे चैन पंप सिस्टम का इस्तेमाल कैसे होता है। ढोकली सिस्टम क्या होता है कि इसमें कुएं से पानी निकाल करके खेतों में पटाया जाता है, उसे कहते हैं ढोकली सिस्टम।
कुएं से पानी निकाल करके और खेतों में पटाते हैं, उसे कहते हैं ढोकली सिस्टम। रहर सिस्टम में क्या होता है कि आप देखे होंगे कि जानवर जो होता है, जानवर के कंधों पर बैल, खासतौर से बैल के कंधों पर बांध करके एक लाठी और बैल के चारों तरफ घुमाता है, और वो एक कुएं से या झील से बहुत बड़ा चक्का जो है ऐसे नसता है और वो पानी निकल करके बाहर आता है, उसे कहते हैं रहर सिस्टम। तो ये सब मेथड जो है वो ट्रेडिशनल है, पुराना मेथड है, पारंपरिक सिंचाई पद्धति है। लेकिन स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम जो है वो न्यू है। स्प्रिंकलर में क्या होता है कि आप देखे होंगे कि एक खेत होता है, और उस खेत में, खेत हो या कोई पार्क हो या कोई घास का मैदान हो, उस घास के मैदान में जगह जगह पाइप निकला हुआ रहता है, और उस पाइप से इस पानी का स्प्रे निकलता है, पानी का स्प्रे ऐसे से नसता है, और वो पानी का स्प्रे जो है पेड़ों पर या जगह जगह पड़ता है, उसे कहते हैं स्प्रिंकलर। ये अक्सर आसाम में या पहाड़ी इलाकों में जो चाय की पत्ती खेती करते हैं वहाँ इसका इस्तेमाल होता है स्प्रिंकलर का। और ड्रिप सिस्टम होता है कि ड्रिप सिस्टम में एक पाइप, लोहे की पाइप या कुछ भी पाइप ऐसी जाती है, और उसी से पतला पतला पाइप निकल करके खेत में जो पौधे होते हैं वो पौधे के जड़ में सीधे गिरता है। जोन ऑफ एरिया जो होता है वहीं गिरता है पानी, पौधे की जड़ में। इसमें होता है, दोनों मेथड में होता है क्या कि पानी की बहुत कम पानी इस्तेमाल होकर और अच्छा खेती हो जाता है, मतलब पानी की बर्बादी नहीं होती, ये आप कह सकते हैं। तो ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम जो है आधुनिक है, बाकी ये सब जो है ट्रेडिशनल है। खंदक सिस्टम, चेन सिस्टम, ये सब जो है वो पारंपरिक है, और इसमें से ड्रिप सिस्टम जो है पारंपरिक नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ा एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, इसलिए आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको। तो अब नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे 55 क्वेश्चन नंबर में हम बात कर लिए, उसके बाद एक सेकेंड। तो 55 तक क्वेश्चन पर बात किए हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आगे नेक्स्ट वीडियो में इस पे बात करेंगे। तब तक के लिए आप नोट्स बनाते रहें, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं, वो अपने कॉपी में आप नोट करें, और हम नेक्स्ट वीडियो पर अगले क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो नोट्स बनाएं और आराम से काम करते रहें।